बिहार के गोपालगंज में रामदीन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। परिवार में उसकी पत्नी मंगला और बेटी निशा थी। मंगला, कुछ खाने को दे दे, फिर मैं जाकर देखूं, शायद कोई मजदूरी का काम मिल जाए। तेरा यूं भूखा रहना भी होने वाले बच्चे के लिए गलत है, इसलिए अब मुझे रोजाना कड़ी मेहनत मजदूरी करनी ही होगी। अरे तुम मेरी चिंता मत किया करो, तुम दोनों के साथ थोड़ा बहुत खा तो लेती हूँ। ये देखो, आधी चाय तुम्हारी आधी चाय मेरी। ये थोड़ी सी भुजिया रखी है, चाय के साथ खा लो। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रुक, मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूँ, फिर तू खा लेना। मंगला, आटा कहाँ है जो तू रोटी बनाएगी? एक रोटी का रखा हुआ है जी, वही खिला दूंगी। आप चिंता मत करो, आप काम ढूंढने जाओ। क्या करूँ, क्या खिलाऊंगा मंगला और निशा को? मंगला का भी पूरा टाइम है, वो बेचारी कुछ नहीं कहती। रामदीन बाजार में मजदूरी का काम ढूंढने निकलता है। वो एक दो दुकानों पर काम मांगता है। एक गोदाम में उसे बोरियां ढोने का काम मिल जाता है, पर गोदाम दुकान से कुछ दूरी पर था। देखो, ये दुकान का लड़का तुम्हें गोदाम पर ले जाएगा। हाँ, तुम्हें गोदाम की बोरियां यहाँ दुकान पर लाकर लगानी है, ठीक है? ठीक है सेठ जी, मैं ले आऊंगा। रामदीन पूरा दिन गोदाम की बोरियां पीठ पर लाद कर सेठ की दुकान में उतारता रहा। अरे कितनी बोरियां रह गई हैं भाई, दुकान बंद करने का समय हो रहा है। सेठ जी, बस 4 बोरी और बाकी हैं। रामदीन सारी बोरियां दुकान पर रख देता है। सेठ रामदीन को बदले में 300 रुपए देता है। उन रुपयों से रामदीन कुछ खाने का खरीदता है और घर जाता है। मंगला, ये थोड़ा राशन ले आया हूँ, कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। मंगला उस दिन फिर दाल चावल बनाती है, जिसे देखकर निशा बहुत खुश होती है। माँ, आज आपने खाने में दाल चावल बनाए हैं, मुझे ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। ये ले, फिर थोड़ी और दाल ले ले बिटिया। मंगला, ये आज तो काम मिल गया, पर आगे कैसे गुजारा होगा? मानसून भी अपने उफान पर है और गोपालगंज का तो तुम्हें पता ही है, कब बाढ़ का कहर हम गरीबों पर टूट जाए कौन जाने। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम्हारी डिलीवरी का वक्त निकट आ रहा है, बस गोपालगंज में सब कुछ ठीक रहे। रामदीन इसी चिंता में था कि मॉनसून आ गया है, कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा। अगले दिन मंगला, मैं देखता हूँ पड़ोस के विजेंद्र भैया बता रहे थे कि एक इमारत की मरम्मत के लिए किसी को मजदूर चाहिए। पता करके आता हूँ, शायद मिल जाए। बाहर तो बारिश हो रही है, कैसे जाओगे? अरे ज्यादा दूर नहीं जा रहा, पास ही में जा रहा हूँ। रामदीन एक पन्नी ओढ़कर बारिश में काम ढूंढने निकलता है। अचानक बारिश बहुत तेज होने लगती है। वो एक चाय की छोटी दुकान के नीचे खड़ा होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है। चाय की दुकान पर कुछ ग्राहक भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। चाय वाले की दुकान पर एक रेडियो चल रहा था, जिस पर गोपालगंज की खबरें आ रही थी। बता दें कि गोपालगंज जिले में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी डिस्चार्ज किए जाने से गंडक नदी का पानी तेजी से गांव में प्रवेश कर रहा है। मांझावा सदर प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग बाढ़ के पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? बाढ़ का पानी तेजी से गांव में आ रहा है, मुझे घर जाना होगा। अरे ये पानी का बहाव तो बढ़ता ही जा रहा है। रामदीन खबर को सुनकर घबरा जाता है और तेजी से घर की ओर भागता है। रामदीन के घर में पानी भर चुका होता है। आसपास के लोग जल्दी जल्दी घरों को खाली करके भाग रहे होते हैं। आप आ गए? ये देखो, पूरे घर में पानी भरता ही जा रहा है। बापू, मुझे डर लग रहा है। अरे घबराओ मत, कुछ नहीं होगा मंगला। निशा को मैं कंधे पर बैठा लेता हूँ, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सुनो जी, लगता है मेरा बच्चा होने का वक्त आ रहा है। मुझे दर्द महसूस हो रहा है जी, घबराहट से लगता है बच्चा नीचे आ रहा है। प्रभु, क्या करूँ? विजेंद्र भैया को बुला कर लाता हूँ। अब विजेंद्र भैया। रामदीन, जल्दी से जरूरी सामान बांध ले, निकलना है वरना कोई नहीं बचेगा, सब बाढ़ में बह जाएंगे। विजेंद्र भैया, मंगला को बच्चे का दर्द शुरू हो गया है, वो चल भी नहीं पा रही है। अरे बेचारी को इस मुसीबत में ये बड़ी परेशानी होनी थी। जल्दी चलो जी। एक काम कर, ये खाट पर भाभी को लेटा, फिर इसी पर ले जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है अब। रामदीन निशा को अपने कंधे पर बिठा लेता है। विजेंद्र और उसकी पत्नी भी बहुत नेक दिल थे। विजेंद्र की पत्नी अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। विजेंद्र रामदीन के साथ मंगला को खटिया पर लिटाकर उठाने में मदद करता है। सुनो जी, निशा के बापू, मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, कुछ करो जी। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है विजेंद्र भैया। अरे हिम्मत मत हार रामदीन,
भगवान सब ठीक करेंगे। लोग पानी के बहाव से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आज पता नहीं एक गरीब पर बाढ़ का कहर आया हुआ था, मानो सब कुछ ले डूबेगा। मंगला की हिम्मत जवाब दे रही थी। अब एक ही उपाय है रामदीन, भाभी को किसी नाव में सहारा दिलवाना होगा। कोई नाव में लिटाने की मदद कर दे बस। अरे भैया भैया भैया, मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है, अपनी नाव में जगह दे दो भैया। भाई हम खुद 5 लोग हैं, हमारी नाव इतना वजन नहीं संभाल पाएगी भाई। रामदीन बहुत लोगों के आगे गिड़गिड़ाता है। मंगला की तबीयत बिगड़ने लगती है। मंगला हिम्मत रख विजेंद्र भैया, मेरी मंगला को कुछ हो गया तो मैं। हिम्मत मत हारो भैया, वो सामने शायद बचाव कर्मी नाव लेकर खड़े हैं। जल्दी से उन लोगों को मदद दो, शायद वो लेडी प्रेग्नेंट है, जल्दी। रेस्क्यू टीम जल्दी से रामदीन के पास पहुंचती है और नाव में मंगला को लिटाया जाता है। मुश्किल के वक्त मजबूरी में मंगला नाव में ही एक बेटे को जन्म देती है। सब लोगों की मदद से मंगला की जान बच जाती है। कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मी मंगला और उसके बच्चे के साथ सभी को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज आपने हमारी मदद की। ये हमारा फर्ज था जो हमने निभाया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। रामदीन विजेंद्र और उसकी पत्नी को भी धन्यवाद करता है। विजेंद्र भैया, भाभी जी, आज आप दोनों ने भी हमारी बहुत सहायता की है। अरे भाई कहता है, फिर ये धन्यवाद किस लिए? आजा भाई के गले लग जा, आज एक बेटे का भी बाप बन गया है तू। मेरा छोटा भैया आया है बापू। हाँ बिटिया, ये देख तेरा छोटा भाई आया। मंगला, अब तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ, पर अब हम कहाँ रहेंगे? सब कुछ इस बाढ़ में तबाह हो गया। ये बाढ़ की परेशानी मंगला गोपालगंज के साथ साथ हर आसपास के गांव में हर मानसून में होती है, पर हिम्मत रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गरीब पर बाढ़ का कहर जब आता है अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है, पर कहते हैं ना, जब कभी कोई संकट आता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आ जाते हैं। जैसे ये बचाव कर्मी आए। इस बुरे समय में सबने एक दूसरे की सहायता की और कुछ समय बाद फिर से जिंदगी ने अपनी नई सुबह देख ली। ये कहानी है मंगलू और उसकी 8 साल की बेटी पुष्पा की। दोनों सड़क किनारे करतब दिखाते और उसी से अपना गुजारा चलाते। हालांकि इस करतब में उनका साथ मोगली भी निभाता। मोगली उनका पालतू बंदर था। मंगलू डुगडुगी बजा रहा है। साहेबान, मेहरबान, कदरदान, चाची हो, ताऊ या हो भाईजान, सभी के लिए खोल गई है मंगलू की मस्ती की दुकान। आइए आइए। मंगलू की इन बातों को सुनकर कुछ लोग ही उनका खेल देखने के लिए जमा हो जाते हैं। जमूरे। हाँ उस्ताद। खेल दिखाएगा? दिखाएगा उस्ताद। तो फिर मत करो टाइम खोटी, करतब दिखाकर कमाए 2 वक्त की रोटी। उसके ऐसा कहते ही पुष्पा हाथों में एक बड़े से डंडे का सहारा लेकर रस्सी पर चलने लगती है। ये है मेरा दोस्त मोगली, दिखाए ऐसे करतब कि दबा लोगे दांतों तले उंगली। उसके बाद मोगली भी तरह तरह के खेल लोगों को दिखाता है। वो भी पुष्पा की तरह रस्सियों पर चलता है, साइकिल चलाता है, दर्शक ताली बजाते हैं। खेल खत्म होता है। उनके जाने के बाद मंगलू पैसों को गिनता है। 17, 18, 19, 25। सिर्फ 25 रुपए मिले। क्या होगा इसमें? आजकल कम ही लोग हमारा खेल देखते हैं, इसलिए पैसे भी कम ही मिलते हैं। ऐसे में कैसे चलेगा? मंगलू इन बातों को सोचकर हमेशा परेशान रहता। वो तो एक पेट खाकर रह लेता, लेकिन पुष्पा और मोगली को वो भूखा नहीं देख सकता था। लेकिन उसकी बहुत कोशिश के बावजूद 2 वक्त की रोटी उनके नसीब में नहीं होती। एक दिन की बात है, मंगलू पुष्पा और मोगली के साथ खेल दिखा रहा था। अचानक उसे चक्कर आ गया और वो गिरकर बेहोश हो गया। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ है आपको? मंगलू ने आंखें नहीं खोली। इतनी देर में मोगली पानी की बोतल ले आया। उसने ही पानी के छींटे मंगलू पर डाले। पानी की बूंदें चेहरे पर पड़ने से मंगलू को होश आ गया। उसके होश में आते ही मोगली और पुष्पा उसके गले लग गए। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। आपको क्या हुआ था बाबा? आप बेहोश कैसे हो गए थे? पता नहीं बेटा क्या हुआ था, अब शायद धूप ज्यादा थी इसलिए चक्कर आ गया होगा बेटा। मंगलू उस दिन बहुत चिंतित हो गया था। उसे रह रहकर इस बात की चिंता सताने लगी
कि अगर उसे कुछ हो गया तो पुष्पा और मोगली का क्या होगा। इस घटना के बाद मंगलू अक्सर बेहोश हो जाया करता। पुष्पा ने कहा कि चलिए डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लेकिन खाने के लिए पैसे तो थे नहीं, दवा के लिए पैसे कहाँ से आते। आखिर एक दिन मंगलू का डर सच में बदल गया। एक रात जो वो सोया तो फिर कभी नहीं उठा। पुष्पा और मोगली ने रोते रोते उसका अंतिम संस्कार किया। बापू, बापू तो हमें छोड़कर चले गए, अब हम कैसे रहेंगे। मोगली ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों के आंसू उसका दर्द बयां कर रहे थे। कहते हैं दुख छोटा हो या बड़ा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन भूख कभी खत्म नहीं होती। मंगलू के जाने के बाद पुष्पा मोगली को लेकर खेल दिखाने जाती, लेकिन उसकी कमाई ना के बराबर होती। एक दिन शाम को जब पुष्पा और मोगली वापस लौट रहे थे तो पुष्पा ने मोगली से कहा, मोगली तुझसे एक बात कहनी है। मोगली पुष्पा की बात सुनकर उसके पास आकर किसी अच्छे बच्चे की तरह बैठकर उसकी बात सुनने लगा। देख मोगली, तू समझदार है, मेरी बात समझ। बापू अब नहीं रहे, हमारा खेल देखने वाले अब बहुत कम हो गए हैं, इसलिए कमाई ना के बराबर होती है, इसलिए हम दोनों को भूखा रहना पड़ता है। इसलिए तू अब चला जा, मुझे छोड़कर चला जा, मेरे साथ तू भूखा मर जाएगा। जा, आज से मैं तुझे आजाद करती हूँ। ये कहकर वो मोगली को छोड़कर जाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो क्या करती। उसे आज भी याद है कि बापू मोगली को उसी की जिद पर घर लेकर आए थे। एक बार जब दोनों घर लौट रहे थे तो उसने देखा कि मोगली सड़क पर अपनी माँ से लिपटा रो रहा था। उस समय मोगली बहुत छोटा था। असल में किसी गाड़ी वाले ने मोगली की माँ को टक्कर मार दी थी और वो मर गई थी। मोगली अपनी माँ के सीने से लिपटा रो रहा था। ये देखकर पुष्पा को बहुत दया आ गई। बापू, इसे हमारे साथ ले चलो ना। अरे बेटा, हमारा ही गुजारा ठीक से नहीं चलता, इसे क्या खिलाएंगे। बाबा, ये तो बहुत छोटा है, ये कितना खाएगा, इसे ले चलिए ना, मैं अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी इसे दे दूंगी। पुष्पा की बात सुनकर मंगलू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तू अपनी 2 रोटी पूरी खाना, इसके लिए तेरा बापू और मेहनत करेगा, ठीक है। ये कहकर मंगलू और पुष्पा उसे ले आए। मंगलू ने ही उसका नाम मोगली रखा था। मंगलू पुष्पा की तरह ही उसका ध्यान रखता। पुष्पा भी मोगली का बहुत ख्याल रखती। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। धीरे धीरे वो भी उनके साथ खेल दिखाने जाने लगा। पुराने दिन को याद करते हुए पुष्पा चले जा रही थी। उसे मोगली के साथ बिताए हुए हर पल याद आ रहे थे। कैसे वो उसे गले लगाता। कभी कभी जब वो उसे डांटती तो वो एक सहमे से बच्चे की तरह कोने में बैठ जाता। फिर जब वो उसे पुचकारती तो उसके गले लगकर खेलता। उसे लगा कि वो जाकर मोगली को वापस ले आए, लेकिन उसने तो उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उसकी तरह भूखा न रहे। वो दिल को पत्थर करके चली जा रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मोगली था। क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे रहोगे मेरे साथ? क्या खाओगे, क्या पियोगे? मेरा खुद कोई ठिकाना नहीं है। चले जाओ, भागो यहाँ से। बाहर तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है खाने को। ये कहकर पुष्पा रोने लगी। उसे रोता देखकर मोगली उसके पास आया और उसके आंसू पोंछने लगा। ये देखकर वो उसे गले लगा लेती है। तू नहीं मानेगा ना मेरी बात? ठीक है, मत मान, चल मेरे साथ, भूखे रह। यही चाहता है ना तू? तो यही सही। अगले दिन दोनों फिर काम पर निकले। एक खाली जगह देखकर डुगडुगी बजाकर वो लोगों को बुलाने लगी। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, चाची हो, ताऊ या हो भाईजान, सभी के लिए खुल गई है पुष्पा की मस्ती की दुकान। आज कुछ लोग उनका खेल देखने के लिए जमा हो गए। उसी रास्ते से विमला भी गुजर रही थी। उसने सड़क पर भीड़ देखी तो वो भी तमाशा देखने के लिए खड़ी हो गई। सभी लोगों को पुष्पा और मोगली का खेल बहुत पसंद आ रहा था। विमला भी उसका खेल देखने में खोई हुई थी। लेकिन अचानक विमला जोर जोर से चिल्लाने लगी, पकड़ो पकड़ो, उसे पकड़ो, वो मेरा बैग लेकर भाग रहा है। कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन वो चाकू से उन्हें डराने लगा। विमला भी कुछ दूर उसके पीछे गई, लेकिन वो बहुत दूर निकल गया। इस बीच विमला ने देखा कि तमाशा दिखाने वाला बंदर उस झपटमार के पीछे तेज गति से भाग रहा है। मोगली न सिर्फ उसके पीछे भागा बल्कि उस झपटमार से भिड़ भी गया। उस झपटमार ने उसे चाकू दिखाकर डराना भी चाहा, लेकिन मोगली डरा नहीं। दोनों में गुत्थम गुत्था हुई। मोगली ने उसे अपने दांतों से काट लिया। झपटमार अपनी जान बचाकर भागने की सोच ही रहा था कि पुलिस आ गई और उसे ले गई। मोगली ने विमला का बैग उसे जाकर सौंप दिया।
विमला उस बैग को पाकर बहुत खुश हुई। तुम्हारे इस बंदर ने तो मेरी जिंदगी बचा ली। पिछले 10 महीने से मैं अपने पति के पेंशन और प्रोविडेंट फंड के पैसों के लिए परेशान थी। आज ही उनसे संबंधित सारे कागज मुझे मिले थे। अगर ये कागज खो जाते तो मैं कहीं की नहीं रहती। विमला ने खुश होकर अपने बैग से 100 का नोट निकाला और पुष्पा को इनाम स्वरूप देने लगी। पुष्पा ने 100 के नोट को पहले घूरा, फिर विमला से कहा, आप इस पैसे से मेरे मोगली को रोटी खिला दीजिए, वो बेचारा कई दिन से ठीक से नहीं खाया है। तब पुष्पा ने विमला को अपनी सारी कहानी बताई। उसकी बातों को सुनकर विमला की आंखें भर आईं। तुम और तुम्हारा मोगली बहुत ही समझदार है और ईमानदार भी। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम पढ़ती हो? पढ़ने लिखने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है 2 वक्त की रोटी। पूरा समय उसी के जुगाड़ में चला जाता है, तो कहाँ से पढ़ पाऊंगी? देखो बेटा, पति के गुजरने के बाद मेरा अपना कोई नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे साथ रहो। इससे हम एक दूसरे का सहारा भी बन सकते हैं और तुम्हारी रोटी का जुगाड़ भी तो हो जाएगा। पुष्पा ने बहुत देर सोचा और फिर कहा, और मोगली की रोटी का जुगाड़ वो कैसे होगा? उसका मेरे अलावा कोई नहीं। विमला उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो उन दोनों को अपने घर ले आई। पुष्पा अब स्कूल जाती है। पहले तो उसे पढ़ने लिखने में दिक्कत हुई, लेकिन अब उसका पढ़ने में खूब मन लगता है। वो बड़ी होकर टीचर बनना चाहती है। जब वो स्कूल से लौटकर घर आती है तो वो उसे गले लगा लेता है। पुष्पा और विमला उस समय उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा देते हैं। Thanks for watching.